हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 10 देखेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 2 है ये, ठीक है, जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम क्या क्या हैं, आज इन पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे 25-30 क्वेश्चन, इनको 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। बट इसके पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जो भी आपके पास ग्रुप है उनमें शेयर करिए ताकि सभी को इस चैनल के बारे में पता चले और सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मूल या शून्य पाठ्यक्रम? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शून्य पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह उसका समर्थन करने वाला करिकुलम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्य पाठ्यक्रम। प्रश्न 2 है, पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता होती है? ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, सातमी मीमांसा या तत्व मीमांसा? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, क्यों, क्या बोला गया है? क्रियान्वित राजनीतियों के बारे में निर्णय हेतु जो दर्शन शास्त्र की शाखा है क्या ले रहा है? डिसीजन ले रहा है और उसको ज्ञान होगा तभी, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान मीमांसा। पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से है एक अंतहीन प्रक्रिया, मध्यस्थ की भूमिका, शैक्षिक उपक्रम या पाठ्य संकलन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक अंतहीन प्रक्रिया है, यानी जो पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से है ये कैसी है? अंतहीन प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता है। 4th नंबर है, समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों को की दृष्टि से किस में गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है? शिक्षा में, समाज में, राजनीति में या धर्म में? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शिक्षा में। एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? शिक्षा, समाज, मनुष्य या पड़ोस? ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से किस में गुणात्मक विकास? ठीक है, तो किस में करते हैं? शिक्षा में। अगर शिक्षा अच्छी है तो फिर बच्चा भी अच्छा बन सकता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया? एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? शिक्षा के, समाज के, मनुष्य या पड़ोस के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी चाहिए जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके? पाठ्यक्रम, विषय सूची, अध्यापक या निर्देशन? तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा उसकी रचना करनी चाहिए जो असमानता के विरुद्ध क्या करे? संघर्ष कर सके। इनमें से कौन सा स्तंभ पाठ्यक्रम के विकास हेतु नहीं है? प्रासंगिकता, उत्कृष्टता, समानता या व्यवहारिकता? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? व्यवहारिकता। ये कई बार पूछा गया है, यानी कि इसके प्रीवियस वीडियोज में भी ये थी। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या आवश्यक है? फीस, मूल्य, शिक्षा या व्यवहार? तो आप खुद ही बताइए क्या आवश्यक है? शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा को किस प्रकार की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है? परंपरा संरक्षण, गतिशीलता, दोनों या इनमें से कोई नहीं, या निगरानी? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दोनों, यानी कि परंपरा की भी संरक्षण, यानी जो हमारा कल्चर है उसको भी संरक्षित करना होता है। डायनामिक यानी गतिशीलता भी निभानी पड़ती है, दोनों एक साथ ही निभाना पड़ता है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिक और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है? परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिक और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है? सुंदर संश्लेषण, समन्वय, दोनों या सहनशीलता? तो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा दोनों, यानी कि सुंदर संश्लेषण और समन्वय। राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है, तो राष्ट्रीय एकता को कौन विकसित कर सकता है? जनता, शिक्षा, समाजवाद या पुरातनता? तो राइट ऑप्शन आपके सामने है शिक्षा। कौन सी पाठ्यचर्या क्षेत्र भाषा, लिंग आदि से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी समय उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकती है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विद्यालय शिक्षा जो है। ठीक है, तो विद्यालय का जो पाठ्यचर्या है, क्षेत्र है, भाषा है, लिंग है, ये क्या करते हैं? आदि इन सभी से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी समय उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकती। वो कौन है? विद्यालय पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समेकन होना चाहिए? स्वदेशी, विदेशी, बोधात्मक या सर्वमान्य? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वदेशी ज्ञान का समेकन होना चाहिए। कौन स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों तथा उसकी गहराई व प्रासंगिकता में अपचरित है जो इसे जान सके? शिक्षक, छात्र, विद्वान या मनोवैज्ञानिक? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा छात्र। छात्र जो है वह स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई और प्रासंगिकता से अपरिचित है और वह इसे जान भी सकता है। ठीक है, तो छात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
पाठ्यक्रम के नए आयाम का तात्पर्य किसको सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है। तो किसको सार्थक अनुभव देना चाहिए? बच्चों को। तो इसका मतलब जो पाठ्यक्रम का नया आयाम है वो किसके लिए है? बच्चों के लिए है। पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षिक व व्यावसायिक आयाम क्या है? मूल्य विकास हेतु शिक्षा, जीवन कौशलों से शिक्षा की संबंधता, या दोनों? तो राइट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? दोनों ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मूल्य विकास हेतु है उसके लिए भी शिक्षा दी जानी चाहिए, हमें अपने जीवन अपन कैसे करना है उसके लिए भी शिक्षा देनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है? पाठ्यक्रम को, विषय सूची को, खंड को, या उपयुक्त सभी को? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है। किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है? ठीक है, किस क्षेत्र को बोल रहा है कि आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है? चिकित्सा, जैविक, मनोवैज्ञानिक, या दोनों? ए और बी? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए और बी, यानी जो चिकित्सा है और जो मनोवैज्ञानिक है, इस क्षेत्र को आयुर्वेदिक की तुलनात्मक रूप में अधिक मान्यता मिली है। किनके क्षेत्र में समांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली कहा जा सकता है? ज्ञान को, शिक्षा को, भाव को, या रचना को? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान को। ज्ञान प्रणाली, पारस्परिक ज्ञान प्रणाली किसको कहा जा सकता है समांतर स्वदेशी के? तो ये हो जाएगा ज्ञान को। आज नई सदी में किसको अनेक अपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? विदेश को, देश को, छात्र को, या प्राचार्य को? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? देश को ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है? निजीकरण का, भूमंडलीकरण का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका सी है, यानी कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है, इन दोनों का ही आज की दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। 22वां नंबर है, कौन तीव्र गति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है? भूमंडलीकरण, सरलीकरण, निजीकरण, या उक्त सभी? तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे इनमें से भूमंडलीकरण। ठीक है, कौन तीव्र गति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिमाण है? तो वो है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? बाजारवादी अर्थशास्त्र तो ये है, तीव्र युक्त प्रौद्योगिकी ये भी है, नवाचार भी ये क्या नहीं है? धोखाधड़ी नहीं है। भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता है? समाज का, देश का, शिक्षा का, या कार्य का? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शिक्षा का पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता है भूमंडलीकरण। नेक्स्ट है, नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है? क्रांति, समाज, विकास, या परिवार? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रांति जो है नई प्रौद्योगिकी में एक मूलभूत चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है? शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सूचना, या स्पर्धता? तो कौन कर सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो नई टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी है, वो विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है। किस वर्ष विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना की गई थी? 1988, 1986, 1980, या 1987? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1988 में विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना की गई थी। ठीक है, इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 10 के 27 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब हम चैप्टर नंबर 11 के टोटल 20 से 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपका पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका। तो देखते हैं इसमें क्या है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है हेरोलिकर ने। कैसे याद रखेंगे? पाठ्य पुस्तक जो हमारी किताबें हैं ज्ञान, आदत, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ठीक है, तो यानी कि इन सभी को हिलाकर देने वाली हेरोलिकर है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी ज्ञान है, हमारी आदत है, हमारी इमोशंस, हमारे काम है, हमारी प्रवृत्तियां हैं, इन सभी को क्या करता है? हिलाकर, यानी हेरोलिकर जो है ये पाठ्य पुस्तक दे देता है, इन सभी को घोल कर दे देता है, हिलाकर दे देता है। सामान्य पाठ्य पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो पाठ्य पुस्तकों को डियर स्टूडेंट 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है? अनुदेशात्मक सामग्री टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किसको माना जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? पाठ्य पुस्तक, अभिक्रमित सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को माना जाता है टीचिंग लर्निंग की अनुदेशात्मक सामग्री। पाठ्यक्रम संदर्शिका किसकी मिश्रित रूप है? तो जो पाठ्यक्रम संदर्शिका है यह मिश्रित रूप है किसका? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर पाठ्यचर्या शिक्षक संदर्शिका का। ठीक है,
पाठ्यचर्या शिक्षक संदर्शिका का यह मिश्रित रूप है। निम्न में क्या पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं है? तो पाठ्यक्रम संदर्शिका किसका मिश्रित रूप है? तो पाठ्यचर्या का और शिक्षक संदर्शिका का। और इसमें पूछा गया है कि जो ये पाठ्यक्रम है कैसे याद रखोगे, किसका है ये? तो पाठ्यक्रम और संदर्शिका है, तो पाठ्य से ये पाठ्यचर्या ले लेना है, संदर्शिका से ये क्या हो जाएगा? शिक्षक संदर्शिका। तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा पाठ्यचर्या शिक्षक संदर्शिका, जिसका ये मिश्रित रूप है पाठ्यक्रम संदर्शिका। अब बोल रहा है जो ये पाठ्यक्रम संदर्शिका है इसका महत्व नहीं बताता है। किसका महत्व नहीं बताता है? रचनात्मक नेतृत्व के विकास का महत्व, अभिक्रमित सामग्री का महत्व, शिक्षकों के लिए सहायक, संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक। तो क्या नहीं बताता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अभिक्रमित सामग्री का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1957 में। बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? बाल पाठकों का ज्ञानवर्धन करना, बाल पाठकों का मनोरंजन करना, बाल पाठकों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। तो इन सभी का महत्व है, यानी जो बाल साहित्य है वो बच्चों का ज्ञानवर्धन भी होना चाहिए, उसका मनोरंजन भी करे, उसकी क्रिएटिव पावर को भी बढ़ाए। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन है, किसने कहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलक्विस्ट ने कहा है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। निम्न में से क्या पाठ्य पुस्तक के महत्व को रेखांकित करता है? पाठ्य पुस्तक द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है, तो ये तो सही है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें परीक्षा के समय सहायक होती हैं, ये भी बात सही है। इनके माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास होता है, तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है? संदर्भ पुस्तकें, प्रमाणिक पुस्तकें, सामान्य पाठ्य पुस्तकें या पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। तो कौन सा प्रकार नहीं है ये पूछा गया है। तो जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं ये पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है। किस प्रकार की पाठ्य पुस्तक का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम पर आधारित, संदर्भ पुस्तक या व्यावसायिक पुस्तक। तो आपको क्या लग रहा है? जो पाठ्यक्रम हमारे सिलेबस पर आधारित होगा, जितना सिलेबस होगा उतना ही उसका एरिया होगा। तो जो पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें होती हैं इनका विस्तार क्षेत्र सीमित होता है। 12 नंबर है, संदर्भ इकाई तथा शिक्षण इकाई के संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? संदर्भ इकाई पाठ्यक्रम संदर्शिका एवं शिक्षण इकाई के बीच की एक कड़ी है। शिक्षण इकाई का कक्षा शिक्षण कार्य से सीधा संबंध है। संदर्भ इकाई का क्षेत्र सीमित होता है। संदर्भ इकाई का निर्माण शिक्षकों की सहायता के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो संदर्भ इकाई है इसका क्षेत्र क्या है? सीमित है। ये गलत है। ठीक है, सीमित किसका है? पाठ्यक्रम पुस्तकों का जो है वो सीमित है, लेकिन जो संदर्भ इकाई का क्षेत्र है सीमित नहीं असीमित है। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होगी। यह परिभाषा किसने कहा है? तो यह परिभाषा है लेंज की। अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो जो अनुदेशनात्मक सामग्री है उसके रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली सामग्री कौन सी होती है? पाठ्य पुस्तक होती है। शिक्षण इकाई के विषय में क्या गलत तथ्य है? शिक्षण इकाई का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, तो ये गलत नहीं है। शिक्षण इकाई का निर्माण शिक्षक कक्षा शिक्षण हेतु करता है। शिक्षण इकाई की सही चयन के आधार पर नियोजित रहती है। शिक्षण इकाई का क्षेत्र व्यापक होता है। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण इकाई है, टीचिंग यूनिट है, ठीक है, उसका क्षेत्र कैसा होता है? छोटा होता है। इकाई की बात कर रहा है यहाँ पर, यूनिट की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा? जो व्यापक लिखा है ये इसका गलत तथ्य है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधी के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान ने कही है? तो यह परिभाषा कही है क्रो एंड क्रो ने। निम्न में कौन सा पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं है? पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व इनमें से कौन सा नहीं है? यह शिक्षक के लिए सहायक होता है, तो ये बात तो करेक्ट है। रचनात्मक नेतृत्व के विकास के लिए भी आवश्यक है, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। यह संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक है, तो इसमें क्या सही नहीं है? यानी कि पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व क्या नहीं है? तो यह शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, यह सही नहीं है, क्योंकि यह किसके लिए सहायक है? शिक्षकों के लिए, टीचर के लिए सहायक है। निम्न में कौन पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो याद रखना, जब भी आपको इसमें से व्यवहारिक वर्ड दिख जाए पाठ्यक्रम में तो वो इसका आधार नहीं है। ठीक है,
पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? किसने कहा था ऐसा? तो ऐसा कहा था रॉस ने। डीवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या कितनी है? तो जॉन डीवी के अनुसार जो बालक है उसकी स्वाभाविक रुचियां कितनी होती हैं? 4 होती हैं। निम्न में कौन सा आधार बालक का केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है? तो कौन सा? यथार्थवाद, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या आदर्शवाद? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मनोवैज्ञानिक है वो बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। निम्न में कौन सा विद्वान आदर्शवादी है? प्रोहॉर्न, ड्यूवी, हर्बर्ट स्पेंसर, रेमॉन्ड? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोहॉर्न जो हैं वो विद्वान जो हैं आदर्शवादी हैं। किसकी सहायता से अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में दिया जाता है? श्रव्य, पाठ्य, दृश्य या श्रव्य दृश्य? तो क्या बोला? अमूर्त अवधारणा। अमूर्त का मतलब जो हमारे इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दिखाया किस में जाता है? मूर्त रूप से, यानी दिखाया, विजुअलाइज किस में कराया जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा है? बीके शंकर चिल्लई, रॉस, वाई शरण? इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो वीके शंकर चिल्लई हैं वो चिल्लई जी जो हैं वो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से जुड़े हुए हैं। कौन सा विकल्प प्रतिमान का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं स्पष्ट करता है? प्रतिमान से छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। प्रतिमान का प्रयोग तभी उपयोगी होता है जब वास्तविक पदार्थ अनुपलब्ध हो। प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का कृत्रिम क्रियान्वित रूप होता है। प्रतिमान का प्रयोग शाश्वत उपयोगी है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो प्रतिमान है इसका प्रयोग शाश्वत उपयोगी होता है, तो ये स्पष्ट नहीं करता है, यानी कि यह महत्व नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 10 के टोटल 25 क्वेश्चंस के और चैप्टर नंबर 11 के हमने किए 25 और 10 के किए हमने 27। तो इस तरीके से हमने टोटल 52 क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से कर लीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी उनको असेसमेंट, करिकुलम और करिकुलम हो गया, असेसमेंट हो गया और इनसे मिलते जुलते जो टॉपिक्स हैं उनके सभी वीडियोज़ में इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।